गुड मॉर्निंग बच्चों, पूर्णिया लाइव क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नीट सेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और हम लोग अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कल के क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया था। अब आज हम लोग कैपेसिटेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या? तो एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? तो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। और जो डिवाइस ये काम करता है उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो क्या बता सकते हैं कोई? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसके वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेज्ड, है ना। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो मूलभूत गुण है जिसके वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युतीय बल उत्पन्न होता है और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युतीय बल भी पढ़े हुए हैं। कैसे फाइंड करते हैं विद्युतीय बल अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे ज्ञात करते हैं? हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो कूलम्स लॉ लगा के, है ना। कूलम्स लॉ लगाते हैं तो क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। इससे फोर्स निकाल लेते थे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है क्या होता है उसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। और क्या पढ़े हम लोग? और क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। और हम लोग क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। 1/2 भी लिख सकते हैं या फिर आर ही रहने देते हैं, सबको आर लिखें, इसको क्यों ऐसा लिखें। चलो, है ना। जब यहाँ आर लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस। यहाँ आर लिख रहे हैं इसका मतलब सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। किसका? टेस्ट चार्ज का। यहाँ आर लिख रहे हैं इसका भी वही मतलब है, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस। और यहाँ आर लिख रहे हैं इसका मतलब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको एकदम याद रहना चाहिए, नहीं तो इसका फॉर्मूला उसमें चला जाएगा, उसका फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। बड़ा क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है। तो आइए फिर से हम लोग डिफिनीशन पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। क्या है डिफिनीशन? द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी। कैसी एबिलिटी? स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। यदि हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें कि मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या हो सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं? चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे। तो क्या है? ये रेशियो है। किसका रेशियो है? इलेक्ट्रिक चार्ज का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, वी हैव कैपेसिटेंस। क्लियर? अब फिर प्रश्न उठता है कि इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा?
तो चार्ज का यूनिट हम जानते हैं कूलम होता है और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कूलम पर वोल्ट। और इस कूलम पर वोल्ट को ही एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? FARAD, फैराड, जिसके लिए हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? फैराड हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग जान रहे हो हम क्या पूछने वाले हैं? क्या पूछने वाले हैं? तो इससे पहले कि हम पूछें तुम बता दो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है। फॉर्मूला किसका? डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, यानी कि C का। चलिए निकालिए। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। कुछ लग रहा है हो जाना चाहिए, लगातार हम बता रहे हैं डायमेंशन निकालने के लिए, तो अब तो हो ही जाना चाहिए। अब इधर उधर मत उल्टाना। हाँ हाँ हाँ, बना के बताना है। ठीक है, बताइए। M-1 L-1 T4A2। और किसी का आया क्या? और किसी का आया है क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? अरे क्या उतारने में लगी हुई, तुम जो पूछ रहे हो वहां लगो, ऐसे में पीछे रह। ये लक्षण किसका है? पीछे रहने का। आगे बढ़ने का लक्षण क्या है? मेरे साथ चलो। अब वो इधर है, ये तो स्टोरेज में है, ये कहीं जाने वाला है? ये तो अब युगों युगों के लिए ये कैद हो गया। नहीं, बूढ़ी हो जाएगी फिर भी खोल के देखेगी कि लाइव क्लास में क्या पढ़े थे, तो देख लेगी, है ना। इसको उतारने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। जो काम हम नहीं किए हैं उसको अगर तुम मेरे से पहले कर ली तब ना मेरे से आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर घूम फिर के मेरे ही पास पहुंच जाएगी, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। यानी यहाँ पे कुछ चेंजेज होगा। क्या होगा? M-1 L-2 T-4 A²। चलिए कुछ चेंजेज आया। और बाकी लोग कोई बता सकता है कुछ भी? कोई आइडिया? नो आइडिया। अब फिर से नहीं बताना, एक के बार बताना। ये जो बताया था सब ठीक है, सिर्फ T-4 नहीं होगा, यानी ये तुम्हारा वाला ये गलत है। वहाँ पे सर सिर्फ चलो इसको गलत कर दिए अकॉर्डिंग टू यू। फिर से बोलो, तुम क्या बोल रहे? M-1 L-2 T4 A2। चलो अभी तो श्योर हो ना तुम। अब आते हैं हम लोग यहाँ से फॉर्मूला C इक्वल टू क्या है? Q/V। Q का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, है ना। कैपेसिटेंस ही लास्ट है, तो Q का क्या होगा? AT या TA जो बोल दे। और V का क्या होगा? याद है? ML2 T-2। यही है V का। V का क्या है जी? ML2 T-3 A-1, ये है, याद रखना पड़ेगा। अब जब इसको हम सॉल्व करें तो M नीचे से ऊपर गया, M-1 L-2, T नीचे से ऊपर जा रहा है तो T क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। A नीचे से ऊपर गया तो A भी 2, A क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन। बताइए है क्या? तो ये भी गलत हो गया, ये नीचे वाला सही हो गया। चलो करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से ठीक हो ही जाएगा, है ना। चलिए अभ्यास करते रहिए। अच्छा, हम थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पे। कभी कभी मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि C = Q/V ही फॉर्मूला क्यों हो गया?
कुछ और हो जाता, जैसे तुम लोगों से पूछा जाता कुछ से कुछ बोलते ही रहती है ना, रोज बदलती है फॉर्मूला। हाँ, जैसे मानो ड्रेस है, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी ही क्यों हो गया, ये मन में प्रश्न उठता है। तो याद कीजिए कल के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, कोई बता सकता है क्या? इसके अलावा 1/4 इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यानी अगर हम इस रिलेशन को देखें तो V जो है वो Q के क्या है, V जो है वो Q के क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, नहीं कह सकते हैं। और यही प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो आपको मालूम है कि एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ वो कांस्टेंट C है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता, है ना। तो C भी हो गया, और इसी C को जब यहाँ छोड़ देते हैं, V को यहाँ ले आते हैं, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी हो गया। तो ये तो इसका इतिहास है कि इसका जन्म कैसे हुआ, है ना, कैपेसिटेंस का, मैथमेटिकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? आकृति पर। तो शेप एंड साइज किस पर, है ना, ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा क्या कहता है, द नेचर ऑफ द मीडियम। जब हम नेचर ऑफ मीडियम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परमिटिविटी, और या फिर हम कह दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी या फिर हम क्या कह दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। जब हम बोलते हैं नेचर की बात, तो इसी पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यही पूछ देता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। अब बच्चा पागल हो रहा है, हम तो डिपेंडे याद किए हैं। तो डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी किसका बना हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लें और उसका कैपेसिटेंस निकालने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है। क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कोई फुटबॉल है मान लेते हैं। हाँ, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा। अब जब ये फुटबॉल है तो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, उसको हम मान लेते हैं कितना, r, और सेंटर क्या है, O है। और इसी सेंटर पे मान लेते हैं कोई चार्ज कितना है, यहाँ पे Q है। कितना चार्ज है? Q। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ बाबू यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो कोई बता सकती है? पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से। चलो इतना तो याद है। तो बताओ तो पोटेंशियल कितना होगा? Q बाय R। वेरी गुड। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R, है ना। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कुछ कुछ फॉर्मूला याद हुआ। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये हमारा क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया इस P पॉइंट पे। हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो Q बाय V। तो C इक्वल टू Q बाय V। Q के बदले हम Q रहने देते हैं, V के बदले इन वैल्यू को बैठा सकते हैं क्या? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अब ये Q कटेगा क्या? अब देखिए तो क्या बचा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R नहीं हो गया?
ये इक्वल टू क्या हो गया C। यानी अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेडियस को, है ना। और यही आपका यहाँ भी लिखा हुआ है पहले से ही, तो आप देख लीजिए वही चीज़ प्रूफ हो गया है। किसी को कोई शक है तो बोल दो कि नहीं वहाँ लिखा कुछ और था पहले, बाद में बी आ गया था ये। अच्छा, कल वाला VA VB का मामला सॉल्व हुआ था कि बचा हुआ है? हो गया था ना, कोई नहीं ना उसमें अब शक वगैरह है? चलिए बढ़िया बात है। तो समझ में आ गया कि स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्फेरिकल कंडक्टर का, है ना। अब हम उसके पीछे नहीं ज़्यादा भागते हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा कि क्या होगा, हम इसके पीछे भागते हैं कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है ना। तो ये यहाँ आप जाइए, इससे आपको क्वेश्चन पूछ देगा। वो फ्रेम करने वाले का मन है कि किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है। चलिए अब इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हर एक फॉर्मूला पे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कम से कम जरूर बनवाते हैं। तो आप इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन है, इसको बनाइए। चलो लिख लेते हैं, 576 गुना 10 का पावर 11। अब वो क्या बदलना है नहीं बदलना हमको नहीं मालूम है, हम तो तुमको दे दिए कि बनाओ। यदि नहीं बनेगा तो फिर हम तो बदलेंगे ही ना, जो बदलना होगा। और किसी का आया ऐसा आंसर? और किसी का आया है क्या ऐसा आंसर? नहीं? अच्छा ठीक है, हम कर लेते हैं। 576 इंटू 10⁸ ये सही है, ये गलत है? चलिए यही मान लेते हैं, इसमें हमको क्या लगा। अब हम भी देख लेते हैं। और किसी का कोई नहीं? कुछ लोगों को तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कुछ नहीं। चलिए ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 7, इतना भारी भारी नहीं बोलो, डिजिट बोल दो फटाफट। 113 10⁻⁻10, ये हुआ। अब इतना लंबा लंबा लाख करोड़ पता चला हम दिमाग में लगाए जा रहे हैं, क्या क्या हो गया। ठीक है, इधर आइए। अर्थ का हमारे पास क्या दिया हुआ? रेडियस दिया हुआ। कितना रियलिस्टिक क्वेश्चन है ये भी देखो। हम किसका कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं? धरती माता का, है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसी पृथ्वी। और उसका रेडियस कितना है? ये याद भी रख लेना, ये वैल्यू एकदम फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। ये याद रखना है कि अर्थ का रेडियस अगर नहीं भी दे, किन शायद कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है, बताओ अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये याद रखेंगे कि अर्थ का रेडियस तो इतना होता ही है। तो रियल क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन ढूंढते हैं ना हम, तो ये ध्यान में रखते हुए कि रियलिस्टिक क्वेश्चन हो, और इसीलिए संभावना ज़्यादा होती है कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर की बात करें तो कितना है? 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा ना। अब हमको C निकालना है। C इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा जी? तो ये हो जाएगा इंटू R कितना है? अब क्या होने जा रहा है?
एक ठो पॉइंट यहाँ का उड़ा ही देते हैं, तुम लोग को अच्छा लगेगा ये। तो 64/9 इंटू 10⁻⁻, 9 1 10 यहाँ हो गया, नहीं हो गया, 9 1 10 और 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻⁻⁴। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड। ठीक है, तो अब इसको भाग लगा देते हैं, 9 सते 63, 1011 इंटू 10⁻⁻⁴ फैराड। नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा तो किसी का नहीं आया, इसीलिए किसी का सही नहीं है। तो मन स्थिर करके क्वेश्चन बनाना, मतलब बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अरे तो रोज हो रहा है ऐसा, कभी सेंटीमीटर में गड़बड़ हो रहा है, कभी किलोमीटर में गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, है ना? ये बहुत अर्ली क्लासेस का गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जो है वो किस सिद्धांत पे बनता है, कैसे उसकी चार्ज की एबिलिटी बढ़ जाती है, चार्ज स्टोर कैसे करने लग जाता है। तो देखो, ये एक कंडक्टर मान लेते हैं या कोई प्लेट मान लेते हैं, हम ले लें, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक कैपेसिटर, यहाँ देखो हम जो अभी बोले थे वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, कैसा, कितना चार्ज को, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी बड़ी मात्रा में चार्ज को, यानी ऐसे वो बहुत नहीं कर पाएगा। एक कंडक्टर को अगर चार्ज दे दें, ये मान लो कोई कंडक्टर है, इसको हम चार्ज करने लग जाएं तो थोड़ा सा ही चार्ज इसमें गैदर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसको कैसे बढ़ाते हैं, यानी ये कैपेसिटर कैसे बन जाता है, इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो ये एक सपोज कोई कंडक्टर है, अब इसको अगर हम चार्ज देंगे ना तो ये बहुत थोड़ा मात्रा में चार्ज ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ऐसा कह सकते हैं, यानी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्जेस को ये लेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके बगल में एगो दूसरा प्लेट लगा दिए, एक प्लेट ये हो गया, मान लो इसका नाम कुछ हम ए रख देते हैं, इसका नाम कुछ बी रख दिए। अब जब हम इसको चार्ज दिए, सपोज पॉजिटिव चार्ज दिए, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्लेट को ना कुछ होगा, क्या होगा बताओ तो कुछ, यहां जब चार्ज देंगे ना तो ये इसके साथ कुछ होने लगेगा, क्या होगा इसके साथ, अट्रैक्ट होने लगेगा, अटैच होने लगेगा, क्या होने लगेगा। तो याद कीजिए, हम पढ़ाए थे चार्जिंग का मेथड, कितना मेथड था चार्जिंग का, कौन कौन, जिसमें बोलना है बोलो। शर्त देखिए, बोल रही है एगो, शर्त लगाना छोड़ो, जवाब दो, है ना। तो हम लोग चार्जिंग का बोलो बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड बताए थे कि एक चीज को कितने तरह से चार्ज करते हैं, 3 तरह से। कौन कौन, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रगड़ने से, उसमें कहते थे क्या कि सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रगड़ दिए, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। एक दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी एक कंडक्टर को क्या करते थे, एक चार्ज कंडक्टर को किसी न्यूट्रल के पास ले जाते थे। और एक था चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें कांटेक्ट में नहीं लाते थे, बगले में रखते थे, जो होना होता था हो जाता था। तो ये वही कुछ कर रहे हैं कि एक दूसरे प्लेट को क्या रखें, उसके बगल में रखें। अब रखे हैं तो क्या होगा, इसका सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव चार्ज इस फेस पे आ जाएगा, नहीं, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है। तो क्या होगा, इसका सारा नेगेटिव इसको आएगा। अब ये जो नेगेटिव है इसके वजह से इसको और पॉजिटिव चाहिए, यानी ये मोर चार्जेस को अपने अंदर इकट्ठा कर पाएगा, क्या कर पाएगा, ज्यादा चार्जेस को इकट्ठा कर पाएगा।
और इधर सारा कौन जमा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे इसकी चार्ज करने की एबिलिटी जो है थोड़ी सी बढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। मतलब पहले जितना, पहले तो थोड़ा एकदम नेग्लिजिबल कर सकता था, अब एक दूसरा प्लेट को रख दिए हैं तो इसका और थोड़ा बढ़ गया इसके वजह से, क्योंकि इसका नेगेटिव इसको कुछ न्यूट्रलाइज करेगा। अब इसके आगे की कहानी क्या है कि इस ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं पॉजिटिव चार्ज करके, और बी में क्या किए, बी में क्या किए, इधर अर्थिंग लगा दिए। क्या लगा दिए, अर्थिंग समझते हैं ना, घरों में बोलता है अर्थिंग नहीं है ना इसीलिए वोल्टेज कम है, ऐसा सुने हो घर में बोलते हुए, वही। तो क्या कर दिए, अर्थिंग लगा दिए। तो अर्थिंग लगा दिए तो सब प्लस चार्ज ससर के चला गया कहाँ, अर्थ में चला गया। कहाँ चला गया, तो अब ये प्लेट जो है पूरी तरह से ये प्लेट कैसा हो गया, अब नेगेटिव हो गया। पहले तो यहाँ का प्लस भी इसको न्यूट्रलाइज करता था, अभी सब प्लस से हट गया यहाँ, तो फुल्ली क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जब ये मोर नेगेटिव हो गया तो इसको मोर पॉजिटिव होना होगा, तब ना इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये और चार्ज लेने लगेगा, और इस प्रकार से चार्ज स्टोर करने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। और इसी सिद्धांत पे कैपेसिटर काम करता है। एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर सो दैट one conductor is connected to the earth and other conductor has the ability to store large amount of charge। समझ में आया कैसे large amount of charge store होने लगता है, is called capacitor। The two metallic conductors are called coatings of the capacitor। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटिंग कहते हैं। और ये कैसा हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा शेप पे। अगर दो गो प्लेट रख दिए तो कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो गो स्फेयर रख दिए तो कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, दो गो सिलेंडर रख दिए तो कहेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इस प्रकार से नाम इसका डिसाइड होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा कि नहीं। दो गो बॉल, जैसे एगो छोटा बॉल के ऊपर एगो बड़ा बॉल रख दिए तो क्या हो गया, वो स्फेरिकल कैपेसिटर। एक सिलेंडर, मतलब कभी कभी ऐसा देखे होगे ड्राम बेचने वाला आता है, एक ड्राम बड़ा सा रहता है, उसके अंदर एगो दूसरा ड्राम भी रखे रहता है छोटा सा, वो लोग छोटा वाला दे दीजिए, निकाल के दे देगा, है ना। तो ये क्या हो गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बशर्ते उसका एक्सिस इक्वी एक्सिस हो जाए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम लोग कैपेसिटर का नामकरण कर लिए। अब आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट, यानी हमारे हाथ को अगर तुम प्लेट मान लो तो यही हमारा दो प्लेट है, किसका, कैपेसिटर का, जो कि अभी हम लोग फिगर देख रहे थे ये पिछले वाले में। ये सब एक्चुअली प्लेट की तरह है, हम एक लाइन खींचे हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात। ये है प्लेट, है ना, कुछ इस प्रकार से समझ में आया। ये सारा प्लस हो गया, इधर वाला जो प्लेट रहेगा उसका एक फेस माइनस और दूसरा फेस प्लस, और वही प्लस वाला हम अर्थिंग कर दिए तो चला गया नीचे, पूरा नेगेटिव हो गया। तो पूरा नेगेटिव हो गया तो इसको और कहेगा इधर और चार्ज लगाओ, तब हमको न्यूट्रलाइज कर पाओगे, है ना। तो ये और चार्ज लगाएगा तो इसका एबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। चलिए अब आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा फॉर्मूला जो लोग 12th पास कर लिए हैं वो देखे होंगे, C = ε0A/d। हम लोग अभी जानेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है ना। और उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी दो प्लेट्स को अरेंज किए हैं, जिससे कि हमारा बन गया क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा एक प्लेट है और ये हमारा क्या है, दूसरा प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो प्लस से माइनस के तरफ होता है। कितनी बार बताएं एक एक बात को, कितनी बार बताएं, ऐसा बोले थे प्लस से निकलेगा और माइनस में घुसेगा, तो प्लस से निकलेगा तो प्लस से निकल न रहा है जी। जब माइनस टू प्लस बोलेंगे तो प्लस से निकलेगा कभी, है? जब हम घर जाने लगेंगे तो यहाँ से निकलेंगे तब ना घर जाएंगे, कहेंगे यहाँ आ रहे हैं घरों जा रहे हैं, होगा।
तो ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस टू माइनस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया है, दो प्लेट ले लिया है। क्या ले लिया? दो प्लेट। और उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, कोई बताओ तो देख के। चलो, तो दिखाई तो दे रहा है तुम लोगों को, दिमाग थोड़ा कम लगाती है ना। तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है? d है। और इन दोनों प्लेट पे जो चार्जेज है वो कितना चार्जेज है? कितना चार्जेज है? एक पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इन दोनों प्लेट का कुछ एरिया भी है। क्या एरिया? प्लेट है, जैसे ये मान लो कोई प्लेट है, प्लेन है, तो इसका कुछ एरिया तो होगा ना। क्या होगा वो तो निकालने की बात है, लेकिन एरिया होगा ये तो तय बात है। तो इस प्लेट का भी कुछ एरिया है, और ये दोनों प्लेट सेम कैरेक्टर का है, तो दोनों का एरिया क्या होगा? सेम ही होगा, और वो हम लोग मान लेते हैं ए है। क्या मान लिए? ए, यानी दोनों प्लेट का एरिया क्या है? ए है। अब समझ में आ गया हम क्या कंसिडरेशन यहाँ करने जा रहे हैं। दोनों प्लेट पे चार्ज क्यू है, दोनों प्लेट का एरिया ए है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। इन्हीं पे हमारी बात होगी, और हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करके लाएंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला? इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने से पहले हम एक बार पूछना चाहेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन कौन पढ़ा है? ये किसको किसको ऐसा लगता है पोटेंशियल ग्रेडियंट सुना हुआ शब्द है? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको किसको लगता है सुना हुआ? हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कल सुनी थी। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? ऐसे चलेगा? हाँ, तो हम लोग पढ़े थे E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, है ना। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि E इक्वल टू होता है पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। नहीं कह सकते हैं? E इक्वल टू वी बाय आर। छोड़ दो, यहाँ देखो। अब बताओ तो तुम, V इक्वल टू कितना होगा? बताओ तुम, उधर मत पूछो, इधर जवाब देना है। ठीक है, और कोई बोल सकता है? V इक्वल टू क्या होगा? और कोई बोल सकता है? अच्छा, हाँ, अच्छा, और अच्छा, ठीक है। तो ये सही बोली थी, V इक्वल टू ई इंटू आर। फिर थोड़ी देर बाद अपना पाला बदल ली। यही तो है, इसको लिखना है ई इंटू आर। यहाँ सामने तो दिख रहा, सामने दिख नहीं रहा है। चलिए, तो V इक्वल टू क्या हो गया? E इंटू आर। अभी और भी फॉर्मूला पूछने वाले हैं, चिंता मत करो। अब हम E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, फिजिक्स का है। अब हम बात करें किसका? अब हम बात करें किसका? इस E का। किसके वजह से E? प्लेट के वजह से नहीं, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से E का वैल्यू बताओ कोई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अरे इतना फॉर्मूला जमा कर दिया 8 दिन में कि तुम लोग अब तबाह हो फॉर्मूला से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, है ना। क्या है? E इक्वल टू, याद करो, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। ऐसा था क्या? था ना, याद लगा रहा ना। चलो सही है। तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अभी और फॉर्मूला पूछने वाले हैं। सिग्मा का कोई फॉर्मूला जानता है क्या? सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्या होगा?
सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? अच्छा सिग्मा है क्या, पहले तो ये बता, सिग्मा क्या है? तो सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A। तो क्या हम सिग्मा के बदले यहाँ Q बाई A बैठा सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Q बाय A, यानी कि इप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए, अरे देखो यहाँ ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे कि हमारा ये E जो है वो क्या है V बाय R। अगर इस सिचुएशन पे हम लोग बात करें तो V तो हो गया पोटेंशियल, और यहाँ इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? D है, तो ये R बदल के क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ B नहीं D हो जाएगा। अच्छा D ही बोली तो सही बोली, तो ये क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ये आ गया, ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? V। हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस भूल जाते हैं तो याद हम कराएंगे ना, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा? तो V इक्वल टू C इक्वल टू Q बाय V। अब Q के बदले क्या बैठाएंगे? Q ही रहने देंगे, V के बदले इस वैल्यू को बैठा लेंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। अब Q तो कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और यही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अब फिर आता दूसरा बात, यानी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस निकला, तो ये प्लेट कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ? तो ये प्लेट रखा हुआ है फ्री स्पेस में, है ना, या वैक्यूम में या एयर में, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको रख दिए किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। जिस मीडियम में रखे उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। तब ऐसी परिस्थिति में C उस मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? तो मान लो C किसी मीडियम, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? तो K टाइम्स हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्या हो जाएगा? K टाइम्स इस इप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये हम अभी प्रूफ भी करेंगे, चिंता नहीं करना है कि K से गुना ही क्यों कर दिए, भाग कर देते, और सब में तो भाग करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर दिए? नहीं, ऐसा मन में प्रश्न उठ सकता है ना। अब अगर जिसको डायरेक्ट लिखने का मन है तो क्या लिखेगा? C मीडियम के लिए K, और ये पूरा किसका है? C एयर या वैक्यूम, तो हम इसको लिख सकते हैं K इंटू C। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ से अगर K निकालना हो, हम यहाँ एयर लिख ही देते हैं, तो अगर K निकालना हो तो क्या हो जाएगा? C मीडियम डिवाइडेड बाय C एयर। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये इस प्रकार से हम लोग कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकाल लिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी निकाल लिए कि अगर उनके दो प्लेट के बीच कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, अब आइए इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन आ गया है,
उसको बनाना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, क्या निकालना है? एरिया ऑफ द प्लेट्स of a 2 farad parallel plate capacitor given that separation between the plates is 0.5 centimeter. बन जाएगा। क्या दिया हुआ है? C दिया हुआ है 2F 2 फैराड, और क्या दिया हुआ है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इसका मतलब D दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर, है ना। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स का एरिया बताना। कोई बता सकता है? एरिया ऑफ द प्लेट कोई निकाल सकता है क्या? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? C इक्वल टू क्या? तो C इक्वल टू होता क्या है पहले तो ये जाने। तो सबसे बढ़िया यही है, इप्सिलॉन नॉट A/D। ज़्यादा माथा में दर्द नहीं लेना चाहिए, एक ही फार्मूला से काम चल रहा है तो 3-4 फार्मूला क्यों याद करेंगे। और अब हमको A निकालना है तो क्या हो जाएगा? CD इप्सिलॉन नॉट। C मतलब कैपेसिटेंस, कितना दिया हुआ? 2। D डिस्टेंस, कितना दिया हुआ? 0.5 इंटू 10⁻⁻²। और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना। अब इन सबको हल कर लेंगे। तो इन दोनों को गुना कर दें तो 5 दूनी 10 यानी 1 हो जाएगा। 1/8.85 इंटू 10⁻, यहाँ 2 यहाँ 12 तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ 10 लगा दें तो 10/8.85 गुना 10⁻⁹। हाँ तो बोलो तो तुम्हारा कितना आया? अब सोच के वो चलिए 11.2 इंटू 10⁸ 1.1 के आसपास तो आएगा। 1.1 इंटू 10⁹। चलिए ठीक है, भाग लगा दो। 10 को 8.85 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 10 डिवाइडेड बाय 8.85 1 पॉइंट, इसके बाद 9, तो 13 ले लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। क्या क्या निकल गया? क्या निकल गया? अरे निकला क्या? एरिया का यूनिट क्या होगा? तो एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। चलिए कहाँ गलत किए? $11 ठीक ही है। 8 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो 8 आ गया, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसे ही लिखा जाता है, साइंटिफिकली ऐसे ही लिखा जाता है, 11 पॉइंट नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। ये आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। जल्दी जल्दी देखो क्या दिया हुआ है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 μF से 80 μF, यानी पहले कितना था? 4 μF,
इसको C1 मान लेते हैं, बाद में कितना हो गया C2, कितना हो जाएगा 80 म्यू एफ। कब हो गया भाई ऐसा? ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, क्या कर दिया, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया, तब ऐसा हो गया, है ना। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा एयर का हो गया और ये हमारा किसका हो गया, मीडियम का हो गया। नहीं, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे मीडियम का हो गया। तो हमसे पूछता है कि जरा बताइए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, बताइए जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन जो नहीं बताया वो गड़बड़ा गया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सी, हाँ, सी के सी, है ना। अब आइए के निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। तो सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी एयर या वैक्यूम, जो भी बोले, तो हमारा हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4 से 80 को कैंसिल कर देंगे 20 टाइम्स में, तो आंसर हो जाएगा 20। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा जी? काहे नहीं होगा कुछ? अच्छा, कुछ नहीं कैसे होगा? इतना बार तो होता था, अभी काहे कुछ नहीं हुआ? इतना बार तो होता था, इस बार क्यों नहीं होगा? हाँ, कहाँ फेराडे कहाँ लिखा हुआ? कहीं है ही नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो चलो ठीक है। तो इसका जो है ना, ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है ना। कौन? के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कोई ऐसा बता सकते हो जिसका यूनिट नहीं होता? कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं होता? कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं होता है? बहुते का होता तो बोलो ना जरा, एक को तो सुने हैं, बोलो ना। हाँ, स्ट्रेन, ठीक है। और बताओ। पहले ही पढ़ाए थे। रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी बताइए तो जरा। हाँ, क्या होगा इसका फॉर्मूला? ई बाय इप्सिलॉन नॉट, यानी इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। क्या है? कैपेसिटेंस निकालना है। कब कैपेसिटेंस निकालना है? जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसको कुछ तो भरता है, कुछ को खाली छोड़ देता है, यानी पार्शियली फिल कर रहा है, कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा है। तब क्या होगा? तो तब जो कैपेसिटेंस आएगा ये आएगा, कितना आएगा? C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये आएगा कैसे, कहाँ से आया ये फॉर्मूला? तो हम लोग देखते हैं डिराइव करके कि यही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए सबसे पहले जो बेसिक कुछ बातें हैं उसको ध्यान में रख लेते हैं, इसको ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद। तो ये हमारे पास क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में है। कहाँ है? दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। और इसका जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो कितना है? हमेशा की तरह d है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका थिकनेस कितना है? t है, यानी ये पूरा नहीं भरता। अगर इसका भी थिकनेस d हो जाता तो ये पूरा भर जाता, लेकिन इसका थिकनेस कुछ और है तो पूरा नहीं भराया।
तो पूरा पूरा नहीं भराया तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग फिर से निकालेंगे क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ई। कोई बताओ तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला रहेगा ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, नहीं, और यहीं से भी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी आर, या हम लोग जब यूज़ करेंगे तो भी इक्वल टू डी आर लिख देंगे, है ना। तो भी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ई इंटू आर इस्तेमाल कर लेंगे। अब चलिए यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। हम लोग स्पेस के लिए जो यूज़ करेंगे वो ई नॉट यूज़ करेंगे, और जब मीडियम की बात आएगी तो ई यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मीडियम की बात है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ई यूज़ कर लेते हैं। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू आर, आर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी, तो ई इंटू टी प्लस जब हम लोग इधर की बात करेंगे तो ई नॉट लेंगे, ई नॉट कहाँ, तो यही बीच में जो गैप है इसी में ना, इसी गैप में ना, तो इस गैप में और इस गैप में, यानी टोटल डी में से टी को घटा देंगे तो गैप मालूम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। कोई दिक्कत। अब जरा हमको बताओ कि ई का फॉर्मूला के हिसाब से कुछ होता है क्या, अगर के पूछा जाए, के इक्वल टू ई के टर्म में, तो कोई बता सकता है के इक्वल टू क्या होगा, कितना भयंकर बात बोल दी तुम। ई के टर्म, ई नॉट के टर्म में बोलना है, ई नॉट के टर्म, है ना। तो ई इक्वल, सुन लो, ई इक्वल टू होगा ई नॉट बाई के। ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाय के। तो इसका मतलब हम लोग ई के जगह पे क्या बैठा सकते हैं, ई नॉट बाय के बैठा सकते हैं, ई नॉट बाय के। अगर के यहाँ से निकालने के लिए कहेगा तो के बराबर क्या बैठाएगी, ई नॉट बाय ई बैठाएगी, यही ना करेगी, तो ई नॉट बाय के प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी। अब देखो हम लोग ई नॉट यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/k प्लस डी माइनस टी, ठीक है। अब ई इक्वल टू क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, अभी फॉर्मूला बताए हैं। ई इक्वल टू सिग्मा बाय इप्साइलन नॉट 1/k प्लस डी माइनस टी। चलो अच्छा, ई लाइन देखो, ई लाइन देखो तो समझती है क्या, क्यू बाय इप्साइलन नॉट ए, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट के बदले में क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट ए लिख दी। किसी को समझ में आया, नहीं ना आया, अब बताते हैं तुमको। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए, आया समझ में ना। अब देखो यहाँ पे ई लाइन नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, ध्यान से देखना, डी माइनस टी प्लस 1/k, आ गया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, तो समझ रही है। अब आइए कि ये हमारा क्या निकला, ये हमारा क्या निकला, भी निकला। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, सी माने कैपेसिटेंस, क्यू बाई भी। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। क्यू के बदले क्या बैठाएंगे, कुछ नहीं बैठाएंगे, क्यू ही रहने देंगे, इसके बदले ये पूरा वैल्यू बैठा लेंगे, क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस 1/k। कोई दिक्कत, अब क्यू क्यू कट जाएगा, बहुत बढ़िया। इप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, नीचे में बच गया डी माइनस टी प्लस 1/k। कोई दिक्कत, तो यही हो गया।
अब इसको चाहें तो हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी माइनस 1/k। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, जो हम लोग की अभी देखे थे, बोले थे कि इसको प्रूफ करके लाएंगे, नहीं ये है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको C कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।